के लिए NBC Bearings, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया ने जीत का पंच लगा दिया है, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट नजर आ रहा है और खिलाड़ी सातवें आसमान पर हैं। मगर फिर भी कुछ खिलाड़ी हैं अलका, जिन्होंने टीम का साथ छोड़ दिया। एक्सक्यूज मी, टीम का साथ छोड़ दिया? बताइए, आप बताएं क्यों? आज आप बताएंगे, रोज मैं बताता हूँ, रोज मैं आपके सवालों का पहले तो मेरे इस सवाल में तो आपने जो पूछा उसी में मेरे 3 बार निकल आए एकता कपूर के सीरियल की तरह। साथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, ये कैसे हो गया? चलिए जी, पॉजिटिव सेंस के अंदर है। आपको पहले दिखाते हैं, इंफॉर्मेशन बताते हैं। टीम पॉइंट GFX दिखा दीजिए ताकि हम बताएं कि कौन से वो खिलाड़ी हैं और क्यों टीम का साथ छोड़ दिया है। धर्मशाला में टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीता मुकाबला और जीत का पंच खिलाड़ियों ने लगा दिया। यहाँ पर बिल्कुल कोई मुकाबला जो है वो खिलाड़ियों ने नहीं हारा है। एक अच्छी जीत बेस्ट टीम के खिलाफ हासिल की। जीत के बाद टीम के कई खिलाड़ी जो है लौट चुके हैं घर। अच्छा। मतलब वो घर लौट गए हैं क्योंकि अगला मुकाबला जो है वो अभी 29 तारीख को है। तो विराट, रोहित, KL राहुल को छुट्टी मिल गई है, बाकी खिलाड़ियों को भी छुट्टी मिली है। दे वांट टू गो होम, दे कैन गो होम। त्योहारों का वक्त है, दशहरा का समय है, वो जाएं परिवार के साथ कुछ समय बिताएं क्योंकि दिवाली जो है वो तो मैदान पर ही बननी है। तो इसीलिए जो है जो बाकी का जो टाइम है एक गैप मिल गया है और टीम अच्छा कर रही है। ऐसे प्रैक्टिस सेशंस की या बहुत ज्यादा चिंता करने की, ओवरडू करने की चीजों को जरूरत नहीं है, इसलिए खिलाड़ियों को छुट्टी दे दी गई है। 29 अक्टूबर को अगला मुकाबला है जो लखनऊ में खेला जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ। तो यहां पर खिलाड़ियों को थोड़ा सा ब्रेक दे दिया गया है कि आप 3 दिन पहले जो है वो लखनऊ आ जाए और फिर वहां पर जो हम रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस करते हैं वो अपने प्रैक्टिस सेशंस कर लेंगे। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए खिलाड़ियों को छुट्टी मिल गई है। खिलाड़ियों ने जो है वो टीम का साथ छोड़ दिया है। अब टीम में सिर्फ कोच और सपोर्ट स्टाफ रह गया। क्या बात है। तो जो टीम के कोच है शादीशुदा है, वो भी चले जा रहे हैं। वो भी चले जाएंगे फिर बट टीम ही रह जाएगी बस है, बस टीम है जी, मगर टीम के खिलाड़ी नहीं है, ना कोच है ना कप्तान है। मगर ये एक अच्छी चीज़ है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। साथ में जो है विजुअल्स भी प्ले कर दें वो जीत के, जो ताकि एक बार फिर से मेमोराइज हो जाए लोगों को किस तरीके से धमाकेदार जीत मिली है, किस तरीके से ऑन ए रोल जो है वो टीम इंडिया नजर आ रही है। छुट्टी की बात जगह जरूरी होती है। ये बात रोहित शर्मा ने भी बोली थी वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि भाई जितना हम अपने आप को फ्रेश रख सकें, जितना हम अपने आप को तरोताज़ा रख सकें, जितना हम अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रख सकें, उतना ज़्यादा बेहतर हमारे लिए होगा। एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, कुछ नया सीखने को नहीं है, कुछ भी ऐसा करने को नहीं है जो आपने पहले नहीं किया है। यहाँ पर क्या है कि एक ब्रेक मिल जाए। खिलाड़ी जो है वो रेगुलरली एशिया कप से ट्रैवल ही कर रहे हैं, ठीक है। खेल रहे हैं, कितना खेल रहे हैं वो अलग बात है, किसने कितना खेला वो अलग चीज है, मगर ट्रैवल तो लगातार कर रहे हैं। अगर वो ट्रैवल करते रहेंगे तो थकान होती है, वो मानसिक थकान होती है। इसलिए जो है टीम के खिलाड़ियों को छुट्टी मिल गई है और अब उस छुट्टी का वो भरपूर इस्तेमाल करेंगे जी। कुछ पटाखे फोड़ लेंगे, पटाखे, और मतलब सबसे अच्छी बात है कि कितने रिलैक्स होके गए हैं ना, खुशी खुशी जीतने के बाद। आदमी छुट्टी पे जाए ना, खुशी खुशी जाए, अच्छा तो तभी मजा आता है, अच्छा परफॉर्म करके जाए, तभी मजा आता है। फिर वो रिलैक्सेशन जो है ना वो अच्छी होती है। तो बड़े बड़े खिलाड़ियों समेत बाकी सारे खिलाड़ियों को जो है वो छुट्टी का प्रावधान दे दिया गया है। वो बोल दिया गया है कि भाई आप जाएं, आप रिलैक्स करें, आप अनवाइंड करें। आपने लगातार टफ मैचेस खेले हैं, टफ मैचेस जीते हैं, अब थोड़ा परिवार के साथ समय बिताएंगे ना। एक क्रिकेट से भी अलग कुछ आप बात करोगे तो वो भी जरूरी होता है। हमेशा 24 घंटे वही क्रिकेट, बैट बॉल वो सब करते रहो, दिमाग में तो वो चलता रहेगा, बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा, उसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। कई बार क्या होता है ना, आपको ओवरडू करने की जरूरत नहीं होती है। ओवरडू से कई बार चीजें खराब हो जाती है। आपको बहुत ज्यादा, जब सब कुछ पिक्चर परफेक्ट चल ही रहा है तो फिर आपको ओवरडू किस बात? बताइए, कल जो मैच हुआ, ठीक है, जिस मैच में इतना बढ़िया, मतलब बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, अगर यूं कहें कि जीत हासिल हुई तो गलत नहीं होगा, लेकिन कल जो 4 कैचेस छोड़ने के बाद वो देखिए वो वन ऑफ डे होता है, उसका भी है मेरे पास आज ब्रॉडकास्ट में है। आप इतने डिफेंसिव हो जाते हो, मतलब कभी कभी मैं भी उसी टीम इंडिया का हिस्सा हूँ। आप ये क्यों भूल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो टीम इंडिया का हिस्सा हूँ। मतलब आप कैसे भूल सकते हो? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो जो गोल्ड मेडल मिलता था, मिला है, बिल्कुल मिला है, और बहुत शानदार तरीके से मिला है। मतलब 30 गज ऊपर से ना स्पाइडर कैंप से गोल्ड मेडल आया है, और किसका नाम लिखा था ये भी पहले नहीं बताया गया। तो टीम इंडिया के खिलाड़ी चीखने चिल्लाने लग गए, ठीक है। ये हम खबर भी आपको दिखाएंगे, वो सारे विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले आपको ना
पॉइंट्स टेबल दिखाते हैं ताकि समझ में आए कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों को छुट्टी क्यों मिली है। जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको छुट्टी भी मिलती है जी, इस पे कोई सवाल नहीं खड़ा होता। पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर टीम इंडिया है। पॉइंट्स टेबल जो है वो दिखा दें किस तरीके से टीम इंडिया जो है वो नंबर 1 है। बिल्कुल सही बात है। चलिए पॉइंट्स टेबल पे एक सरसरी निगाह डालते हैं। टीम इंडिया नंबर 1 है, जहां इन्होंने 5 मैचेस खेल के पांचों के पांचों में जीत हासिल की है और कुल 10 पॉइंट्स उनके पास हैं। न्यूजीलैंड की बात करेंगे, 5 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 4 में जीत हासिल की है, 8 पॉइंट्स इनके पास हैं। दक्षिण अफ्रीका ने 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारे हैं, 6 अंक इनके पास है। और ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैचेस खेलने के बाद 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, 4 अंक कुल इनके पास हैं। और पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेल के 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, 4 अंक इनके पास भी हैं। लेकिन हाँ, यहाँ जो नेट रन रेट है इस पे भी सरसरी निगाह डालना बहुत जरूरी है। टीम इंडिया का रन रेट है 1.353 का, न्यूजीलैंड का है 1.481 का, दक्षिण अफ्रीका 2.218 और उसके अलावा जो ये दोनों हैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, ये दोनों ही माइनस में चल रहे हैं। तो अगर कुणाल मैं कहूं कि टीम इंडिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका इनके जो है नेक टू नेक है, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो कुछ गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, मगर यहाँ पर ये है कि हम तो टीम इंडिया की बात कर रहे हैं। टीम इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर जी है, एक भी मैच नहीं आ रहा है और 5 मैचेस खेल चुके हैं। 9 मैचेस आपको लीग में खेलने हैं, 7 अगर आप जीत जाते हो तो फिर आपकी सेमीफाइनल में जगह पक्की हो जाती है। फिर उस सीट जो है ना वो बिल्कुल पक्की हो जाती है, मतलब टिकट कट जाता है उसके बाद, मतलब आरएसी भी नहीं होती, पूरी कंफर्म बर्थ होती है। दिल्ली से पटना जाने की कंफर्म बर्थ जो है ना, पटना क्यों भेजते रहते हैं हमेशा? चलिए जी, इसके भी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली से पटना में क्यों भेजता हूं, मगर वो जो कंफर्म जो है वो बर्थ हो जाती है और ये कंफर्म हो जाएगी 2 जीत के बाद। मतलब आपको 4 में से 2 मुकाबले जीतने, 2 का क्वेश्चन आपके पास बरकरार है, 2 आपको इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से खेलने, 2 थोड़ी सी हल्की टीमों से खेलने, तो आप कहीं पे बिल्कुल कंफर्टेबल हो, इस समय एकदम कंफर्ट जोन में हो, इसलिए खिलाड़ियों को छुट्टी दे दी गई है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं जी। रोहित शर्मा की बात करते हैं। रोहित शर्मा पावर प्ले में कमाल कर रहे हैं। मैं आंकड़े दिखा देता हूं, उसके बाद छोटी सी बात उन पे करेंगे और फटाफट से जो सारी खबरें हैं ना, आज हम एक्सप्रेस मोड में चलेंगे जी। बिल्कुल फटाफट, जैसे कहते हैं ना भैया, फटाफट खबरें वो आपको रैपिड फायर मिलेंगी। चलिए जी, रोहित शर्मा आंकड़े हैं रोहित शर्मा के। 5 पारी इन्होंने खेली है, रन इन्होंने 197 बनाए हैं और औसत है 197 का, स्ट्राइक रेट 134 का है और चौके इन्होंने 22 लगाए। और ये पावर प्ले में रोहित शर्मा ने जो कमाल किया है, ये उसके आंकड़े हैं आपकी नजर के सामने। पावर प्ले में रोहित शर्मा कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं। जो रोहित शर्मा रुक के खेलते थे, थोड़ा सा ठहर के खेलते थे, वो ठहराव खत्म करके इन्होंने आक्रामक तरीके से जो खेलना शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के बहुत ज्यादा काम आ रहा है। कुणाल, बिल्कुल जी, गाड़ी 5वें गियर में लगाकर खेल रहे हैं। पहले 10 ओवर मतलब पावर प्ले के ये आंकड़े हैं, वहां पर वो डिलिबरेटली रिस्क उठाकर खेल रहे हैं, थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट हमने आपको दिखाया ज्यादा, 130 के करीब का वो स्ट्राइक रेट मेंटेन करना चाहते हैं। इस चक्कर में होता क्या है कि वो 2 बार 40s में आउट हो गए, मगर वो 2 बार अपना विकेट, देखिए रोहित शर्मा बड़े बड़े शतक के लिए जाने जाते हैं, वो भी शतक के लिए खेल सकते हैं, मगर वो नहीं खेल रहे। वो कह रहे हैं टीम को मैं एक सॉलिड शुरुआत दे दूं, एक तेज शुरुआत दे दूं, ये ना हो कि मैं हम 60 रन बना के अपना विकेट गवा के चलते बने 10 ओवर में और टीम फंस जाए। वो चाहते हैं कि 10 ओवर में 80-90 रन अगर किसी तरीके से हम लगा दें तो दूसरी टीम बैकफुट पर चले जाएगी, आगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए काम आसान हो जाएगा। तो वो एक तरीके से सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट कर रहे हैं। ये एक अलग चीज जो है वो कैप्टन रोहित शर्मा में नजर यहां पर आ रही है। और दूसरी तरफ है विराट कोहली, जो शतक के लिए जो है मतलब प्रयास जो है वो भरपूर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा भरपूर कर रहे हैं जी। वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की वो बराबरी करने के लिए ना, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही आतुर है। फटाफट से आंकड़े दिखा दें सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का जो वो ग्राफिक्स है, ताकि एक क्लैरिटी हो जाए कि वनडे में दोनों ने क्या किया है। फटाफट से आप पढ़ दें। सचिन से ज्यादा शतक बनाएंगे विराट, ये क्वेश्चन मार्क है। वनडे के जो आंकड़े हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। मैच सचिन तेंदुलकर ने खेले 463 और विराट कोहली ने 286। रन है सचिन तेंदुलकर के 18,426, दूसरी तरफ विराट के रन है 13,437। औसत है सचिन तेंदुलकर का 44.83 का और विराट कोहली का 58.16 का। शतक है सचिन के नाम 49 यानी कि 50 से 1 कम, लेकिन विराट के पास है 48 यानी कि 50 से 2 कम, यानी एक अगर वो बना लेते तो सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर लेते। अर्धशतक है सचिन तेंदुलकर के नाम 96 और ठीक उसका उल्टा है विराट कोहली के पास 69। ये कुल आंकड़े हैं दोनों की, जिसके हम बार ये बात की जाती है कि सचिन तेंदुलकर के जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो विराट ही तोड़ सकते हैं। और सचिन तेंदुलकर बहुत खुश होते हैं इसके ऊपर। मतलब और उन्होंने मतलब टीम इंडिया की जीत के ऊपर भी उन्होंने ट्वीट किया, उत्तराधिकारी बना दिया जी। तो फिर उसके बाद क्या ही कहना, वो खुद कहते हैं कि कोई इंडियन रिकॉर्ड तोड़ दे तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मतलब कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भी वो एक अच्छा शॉट रह गया, अगर वो बन जाता तो सचिन
तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी करनी थी, मगर आप देख लीजिए कितनी रफ्तार तेज है, नंबर ऑफ मैचेस आपने देखे, कितना बड़ा फर्क है, कितनी तेजी से विराट वहां तक पहुंचे हैं और अभी उनमें क्रिकेट बाकी है, तो काफी आगे जाएंगे। ओडीआई क्रिकेट के ग्रेटेस्ट बैट्समैन को हम देख रहे हैं और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, डेरिल मिचेल जिन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से वो लंबा शतक बनाया, उन्होंने भी ये बात बोली है कि विराट कोहली जो है वो ग्रेटेस्ट ओडीआई क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम्स है। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं और जिस तरीके से वो प्रेशर में उन्होंने खेलना शुरू किया था, है ना, जी चेस करते हुए, है ना, चेस करते हुए, चेस मास्टर उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। कोई बात तो उनको होगी कि मतलब उनके हमारे जो फैंस हैं वो तो फैंस हैं ही हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन देश और विदेश जो मतलब विरोधी खिलाड़ी है वो भी उनकी उतनी तारीफ करता है। बिल्कुल, देखिए आप ये कोई मतलब सो कर नहीं बनते इतने सारे शतक, ये मैदान पर खेल कर बनते हैं और ये इतना आसान काम नहीं होता। सचिन तेंदुलकर को उम्र लग गई, 16 साल की उम्र से खेलना शुरू किया, 40 साल तक खेलते रहे और कितना खेला उन्होंने। उनके रिकॉर्ड्स को अगर कोई मतलब ऑलमोस्ट हाफ दी मैचेस के अंदर अगर कर रहा है तो फिर तो भाई बहुत बड़ी बात है। और ये विराट कोहली जो है ओडीआई क्रिकेट के अंदर कमाल कर रहे हैं। ओडीआई में तो कम से कम ये कहा जा सकता है, टेस्ट मैचेस में चलो वो दूर की बात है, वो शायद उनको कैचअप उस तरीके से ना कर पाए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अब एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जी, बताइए। मतलब एक बंदा है बहुत दिग्गज, उसने बोला है कि भाई टीम इंडिया को हराने की तरकीब बताइए उन्होंने, ठीक है, पाकिस्तानी चैनल पे बैठ के, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या तरीका है जी, बताते किस तरीके क्या तरकीब है। पाकिस्तानी चैनल से परेशान हो गई हूँ। चलिए जी आपको पहले बता दें, पहले खबर बता दें, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फटाफट से वसीम पॉइंटर जीएफएक्स दिखाइए ताकि हम बता सके आखिर खबर है क्या। बात भी बता दिया ना, बिल्कुल जी। वसीम अकरम ने बताई टीम इंडिया को हराने की तरकीब। उन्होंने एक पाकिस्तानी चैनल पे बैठते हैं एज ए गेस्ट, वहां पर उन्होंने जो है ये तरकीब बताई। तो एक्चुअली हुआ क्या, मिसबाउल हक ने जिक्र कर दिया। होता क्या है ना भाई, आप एज ए गेस्ट कहीं पर बैठते हो, जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप आते हो मगर उसके बाद आप ऑफ द कैमरा भी बहुत सारी बातें करते हो, समय बिताते हो, तो मिसबाउल हक ने जिक्र छेड़ दिया। तो फिर उसके बाद वो बात वहां पर खुल गई, फिर एंकर पीछे पड़ गया, ठीक है, और अब उन्होंने बोला बताओ, तो वसीम अकरम ने बोला कि जी कुछ नहीं, मैंने तो यही बताया था, जब अमावस की रात होगी और एक टांग पर खड़े होकर अगर आप पूजा करोगे तो आप टीम इंडिया को हरा सकते हो, यही तरीका मुझे नजर आता है और दूसरा कोई तरीका नजर आ नहीं रहा। शोएब मलिक ने इससे आगे चले गए, शोएब मलिक ने बोला कि आप दोनों टांगे उठाकर, ठीक है, पूजा करोगे ना, तब आप जो है टीम इंडिया को इस वक्त हरा पाओगे, जिस जोन में वो चल रहे हैं और जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं से भी वापसी कर लेते हैं और इस तरीके की टीम वो नजर आ रही है। साथ में एक बात और बोली टीम इंडिया की तारीफ में कि टीम इंडिया बिना ब्रेक वाली ट्रेन की तरह दौड़ रही है, मतलब जिसकी ब्रेक ही नहीं है, जो दौड़ी चली जा रही है, बस रफ्तार उसकी इतनी तेज है कि वो कोई भी आए आगे उसे परवाह नहीं है। न्यूजीलैंड आए, ऑस्ट्रेलिया आए, पाकिस्तान आए, जो कहें कि वो जो तुरंत ट्रेन नहीं होती है जो बिल्कुल जहां से शुरू होती है बिल्कुल अपनी मंजिल पर ये खत्म होती है। कहां से शुरू होती है वो जहां से भी चलती है, दिल्ली सर, सिर्फ पटना की नहीं है, ठीक है ना, आप जो पटना के पीछे पड़ जाते हो, पटना की नहीं है, वो कोलकाता के लिए भी चलती है, वो हर जगह के लिए चलती है, ठीक है। तो वो जो बहुत बड़ी बड़ी जगहों के लिए वो चलती है, इसका मतलब ये है कि जहां से टीम इंडिया ने शुरुआत की है तो वो रुकेंगे वहीं जहां पे ये कप मिलेगा उनको। बिल्कुल, ये कप जो है वो टीम इंडिया का है और इसी बात की ओर इशारे जो ये पाकिस्तान के जो ग्रेट हैं वसीम अकरम वो भी कर रहे थे कि टीम इंडिया जो है वो अलग ही लेवल पर खेल रही है, एक अलग ही प्लैनेट में जो है। मुझे वसीम अकरम और शोएब अख्तर की बात ना बड़ी अच्छी लग रही है। नहीं, वसीम अकरम कई बार तारीफ करते हैं, ऐसी बात नहीं है, शोएब अख्तर भी कई बार तारीफ करते हैं, वो अलग बात है कि वो दिल से चाहते हैं कि भाई जो दूसरी टीम है वो पाकिस्तान से टीम इंडिया हार जाए, मगर वो होता नहीं ना, वो खुद कर पाए वर्ल्ड कप में, ना उनके जो आगे उत्तराधिकारी हैं वो कर पाए। जो टीज है ना, वो टीज जो है वो कई बार निकल आती है, मगर यहाँ पर एक्चुअली तारीफ की है, जिस तरीके से भारतीय टीम के तारीफ वाला काम भी है हर जगह से, क्योंकि और हर एक मैच जो टीम इंडिया ने जीता है कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ किस्मत से जीत गए, वो कहते हैं ना कि किस्मत तो चलो है जो है, किस्मत तो जो है मगर मेहनत है और प्रैक्टिकली बहुत मेहनत करी है आपने, टीम उस तरीके से बनाई है, बहुत तगड़ी टीम हो गई है, अगर ऊपर से विकेट गिरते भी हैं तो भी संभालने वाले और नीचे जो है वो भी आपके पास खेलने वाले हैं, बॉलर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी खिलाड़ी पर उंगली रख दो आप ये नहीं कह सकते इस खिलाड़ी ने परफॉर्म नहीं किया, उस खिलाड़ी ने परफॉर्म करके दिखाया, इसलिए टीम इतना अच्छा कर रही है। चलिए जी अब उस बात पे आ जाते हैं जो आप बोल रहे थे। हुआ क्या है कि बीसीसीआई ने एक चलन शुरू किया है कि भाई जो भी बेस्ट फील्डर होगा उसको जो है अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है जी। अब ये बेस्ट फील्डर का अवार्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जहां पे 4 कैचेस छूटे टीम इंडिया से वहां पर भी दिया गया। भाई अब अवार्ड है तो देना ही पड़ेगा, किसी को तो देना पड़ेगा, अब जिसने अच्छा किया उसको दे दो। तो यहां पर जो है वो श्रेयस अय्यर को मिला। किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, टीम इंडिया चीखने
चिल्लाने लगी थी, क्यों चीखने चिल्लाने लगी, वो हम आपको बताते हैं। शॉर्ट्स प्ले कर दीजिए जी, वो स्पाइडर कैम वाले शॉर्ट्स, ताकि हम बताएं कि खबर क्या है जी। खबर यह है कि टीम इंडिया ने धर्मशाला में खेले मैच में न्यूजीलैंड को हराते हुए अपनी 5वीं जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई। भारत को एक नंबरी बनाने वाली इस जीत के बाद जो हुआ वो और भी गजब रहा। आधिकारिक तौर पर प्लेयर ऑफ द मैच शमी बने, लेकिन इनाम जो ड्रेसिंग रूम में दिया जाता है वो हवा में 30 फुट ऊपर से नीचे आया। दरअसल ये इनाम वो मेडल होता है जो टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन फील्डर को मिलता है। अभी तक इसे पाने के लिए खिलाड़ियों का नाम ड्रेसिंग रूम में अनाउंस किया जाता था, मगर यहां पर ऐसा नहीं हुआ। जब फील्डिंग कोच ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को यह बात बताई कि जो नाम है वो स्पाइडर कैम के जरिए नीचे आ रहा है, सारे खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से बाहर जो है ग्राउंड की तरफ भागे चीखते चिल्लाते हुए। स्पाइडर कैम 30 फीट के ऊपर से नीचे आया, सारे खिलाड़ी उसका इंतजार कर रहे थे। जब वो नीचे आया तो उस पर श्रेयस अय्यर का फोटो फ्रेम था। कुलदीप ने फोटो फ्रेम कैमरे से निकालकर श्रेयस अय्यर को पहना दिया। वहीं जडेजा ने अय्यर को जो है वो बेस्ट फील्डर का मेडल दिया। जडेजा से कैच भी छूटा था पहला मुकाबला, और वो बेस्ट फील्डर हैं। उन्होंने श्रेयस अय्यर को वो जो है मेडल दिया। सही बंदे से दिलवाया गया है ना, बिल्कुल कि उनको एहसास हो कि भाई ये क्या कर दिया था मैंने आज। उन्होंने उनके बदौलत 130 रन जो बने उन्हीं के बदौलत बने। खैर, श्रेयस अय्यर को अवार्ड मिला। मुझे लगता है ये अवार्ड 2 चीजों के लिए है। ठीक है, पहला तो उन्होंने कैच दिया कैच दिया। उनको ये बताया गया कि भाई प्लीज ऐसे बॉल्स में कैच मत दिया करो, शॉर्ट पिच है ना, ये उनकी परेशानी, ये उनकी परेशानी है। राहुल द्रविड़ ने खुद उनको करवा दी ट्रेनिंग। अब उसके बाद भी अगर उनकी वो जो कमी है, जो कि विरोधियों को कहीं ना कहीं पता तो लगी गई है ना, क्योंकि हमेशा एक ही तरीके के बॉल पे आउट होते हैं वो। देखिए हमेशा तो नहीं, मगर चलिए होता है। अब ये थोड़ी सी कमी सुधर जाए तो ज्यादा बेहतर है। अभी तक उस कमी का खामियाजा टीम इंडिया को नहीं भुगतना पड़ा इस वर्ल्ड कप के अंदर। उम्मीद करते हैं कि वो ठीक हो जाए। चलिए जी, एक और इंटरेस्टिंग खबर है बाबर आजम को लेकर। मतलब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते नहीं जीते जो मर्जी हो, लेकिन खबरों में रहेगी। मगर बाबर आजम जो है वो नाचेंगे जरूर। नाचे वो? हाँ नाचेंगे। अच्छा, अब नाचेंगे? क्यों नाचेंगे जी, बताते हैं क्या ऐसी खबर है, क्यों वो नाचने वाले हैं जी। ये देखिए, वर्ल्ड कप में जो भी हो बाबर आजम जो है वो जश्न जरूर मनाएंगे। ठीक है, फोटोग्राफ से थोड़ी चीजें क्लियर होगी, बाकी आगे के पॉइंटर्स में आपको क्लियर कर देंगे कि वो जश्न क्यों मनाएंगे। बाबर के दोस्त हैं और टीममेट हैं इमामुल हक, उनकी शादी है, निकाह है जी उनका। ठीक है जी, तो वो निकाह जो है वो वर्ल्ड कप के बाद है। तारीख सामने आ गई है, 25 नवंबर को तय हुई है निकाह की तारीख, और ये निकाह जो है वो पाकिस्तान में ही होगा। तो लोगों को ये क्यूरियोसिटी थी कि भाई दुल्हन कौन है, तो दुल्हनिया जो है वो कोई नॉर्वे की लड़की है। ठीक है, जो नॉर्वे से आ रही है। तो अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। चलिए जब हमें पता लगेगा तो वो खबर भी आपको दिखाएंगे। 26 नवंबर को लाहौर में रिसेप्शन होगा, तो ये रिसेप्शन होगा, टीम के खिलाड़ी आमंत्रित होंगे और वहां पर बाबर आजम तो चीफ गेस्ट होंगे, स्किपर हैं भाई। ठीक है, तो नाचना भी बनता है। तो अब जो भी हो वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम की पार्टी पक्की हो। लेकिन आप एक बात बताओ, इस तरीके की टीम का जो परफॉर्मेंस है ना, जो वापस जाएंगे लोग, उनकी शादी सही तरीके से देखिए अभी आप थोड़ी जल्दबाजी होगी परफॉर्मेंस के लिए बोलना। इस तरीके से वो T20 वर्ल्ड कप में भी थे, फाइनल तक पहुंचे थे। इंडिया से हार की बात कर रही हूं। उसके बाद कोई नहीं, अगर आगे तक पहुंचेंगे तो फिर शायद जो है लोग माफ कर दें, है ना, भूल जाएंगे क्योंकि लंबा टाइम है अभी लंबा टाइम है, थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कहना। चलिए जी, अब इन सारी अच्छी खबरों के बाद एक दुखद खबर है जो मैं बचाना चाहूंगा। प्लीज विजुअल्स प्ले कर दें बिशन सिंह बेदी के, ताकि हम ये दुखद जो खबर है वो बता दें। थोड़ा फैंस को जो है ये इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि ये खबर जो है थोड़ी देर पहले आई और इसके बारे में हम बता देते हैं। बिशन सिंह बेदी का जो है वो निधन हो गया है। भारत के महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। बेदी 77 साल के थे। बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी थे और उन्होंने 266 टेस्ट विकेट लिए थे। बेदी ने 1967 से 1979 के बीच 12 साल में भारत के लिए 67 टेस्ट मैच और 10 वनडे मैच खेले। इस दौरान उन्होंने कई मैचेस में भारत की कप्तानी भी की थी। बेदी का निधन भारतीय क्रिकेट के लिए एक युग के अंत जैसा है, क्योंकि वो उस स्पिन चौकड़ी का हिस्सा थे जिसने पूरे विश्व में नाम कमाया, और सबसे बड़ा नाम उनमें से बिशन सिंह बेदी थे, जिनसे दुनिया भर के बल्लेबाजों जो है वो कांपते थे, उनके लिए वो सिरदर्द पैदा करते थे। और भारत को टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बहुत पहचान दिलाई। अर्ली डेज थे, करीब 40 साल तक वो टीम इंडिया के सबसे सफल लेफ्ट आर्म स्पिनर रहे। फिर जडेजा ने इनका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा था टेस्ट मैचेस के अंदर। क्या बात है। सर मैं ये कह रही थी, बड़े खिलाड़ी हैं, हर कोई जानता है ना, क्रिकेट मतलब बिशन सिंह बेदी बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। तो अब एज अ स्पोर्ट्स एंकर आप ये बताइए, कुछ ऐसी चीज है, कोई ऐसा माइलस्टोन है, कोई ऐसी चीज है जो ये क्रिकेट को दे गए, और क्रिकेट जैसा कि आपने बताया कि एक युग का अंत है ना, वो बिल्कुल सच है, लेकिन कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो?
देखिए मैंने इनको ना तो खेलते हुए देखा ना मगर मैंने इनकी कहानियां बहुत सुनी। दिल्ली के साथ दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के साथ क्लोजली रिलेटेड थे, दिल्ली के लिए डोमेस्टिक लेवल पे खेला भी बहुत, और जब दिल्ली के खिलाड़ी खेलते थे या दिल्ली में मैचेस होते थे वहां पर भी आते थे, तो वहां पर भी इनसे बातचीत होते थे। बड़े दिलदार टाइप आदमी थे, बड़ा दिल जिसका होता है, ठीक है, दिलदार टाइप आदमी थे, दिलेर आदमी थे। उसी तरीके से क्रिकेट भी खेली इन्होंने, और जिस दौर में इन्होंने क्रिकेट खेली उस दौर में टीम इंडिया की कोई पहचान नहीं थी क्रिकेट में। 1983 के बाद तो चलो भाई आपकी पहचान बननी शुरू हुई, मगर उससे पहले जो झंडा बुलंद किया भारत को, अगर स्पिन के लिए जाना गया तो बिशन सिंह बेदी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि भाई भारत में आपको स्पिनर्स मिलते हैं जिनको आप खेल नहीं पाते हो। तो बिशन सिंह बेदी उसके वो स्टार्टिंग एरा के वो स्पिनर्स थे जिन्होंने ये पहचान जो दिलाई, वो पहचान अभी तक कायम है कि अगर आप इंडिया आ रहे हो आपको स्पिन खेलना पड़ेगा और स्पिनर्स को खेलना आसान नहीं है। ये पहचान जो है वो बिशन सिंह बेदी ने दिलाई, और मेंटोर रहे जितने भी स्पिनर्स रहे, बड़े बड़े अनिल कुंबले रहे, बाद में अश्विन के भी वो मेंटोर एक तरीके से काफ़ी चीज़ों के लिए अश्विन भी उनके पास अर्ली डेज में जाते थे, तो काफ़ी एक मेंटोर थे। दुनिया देखी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर मैंने आपको बताया बहुत गजब के थे, और बहुत लोगों को, बहुत बड़े बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने परेशान किया। कहानियाँ उनके बारे में बतेरी हैं, मगर ये है कि ये एक दुखद न्यूज़ है, एक एरा के अंत होने जैसा है, और इसके लिए बस यही कहा जा सकता है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि वो भी शायद ये सोच रहे होंगे कि भाई टीम इंडिया ये कोई वर्ल्ड कप वो जीत जाए, ठीक है, मैचेस ज़रूर देख रहे होंगे, क्योंकि घर पर बैठ के जब थोड़े बाद में जब तबीयत उतना साथ नहीं देती थी तो भी नहीं थे, लेकिन हाँ बिल्कुल उनका फार्म हाउस है, वहाँ पर ही वो बुला लेते थे कि भाई अगर आपको कोई इंटरव्यू चाहिए, बाइट्स चाहिए, तो वहीं बुला लेते थे, वहीं मैचेस भी वो अपना देखते थे। तो एक बड़े खिलाड़ी जो साथ छोड़ गया, मगर अपनी यादें जो है वो यहाँ पर बिल्कुल वो अपनी छाप जो है वो हमेशा रहेगी, और वो जो है लोगों को इंस्पायर करेगी, स्पिनर्स को इंस्पायर करेगी। चलिए जी, आज के ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अभी मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। साथ ही प्लीज दोबारा से वो गुजारिश कि स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो है आप तक वो फटाफट से जितनी भी खबरें हैं वो पहुंचा सके, वर्ल्ड कप और उसके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है उसके लिए। चलिए जी, टाटा बाय बाय। लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।